नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे, जिसमें हर खबर है ज़रूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। विश्व बैंक ने एक पीढ़ी में उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था बनना यानी बिकमिंग अ हाई इनकम इकोनॉमी इन अ जनरेशन शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। सरकार की प्रमुख योजना के अंतर्गत 10,000 किसान उत्पादक संगठनों यानी FPOs का गठन किया गया। भारत EU व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद यानी TTC की दूसरी बैठक भारत में संपन्न हुई। आदित्य L1 के पेलोड ने सोलर फ्लेयर कर्नेल की पहली तस्वीर ली। राष्ट्रीय जलमार्ग यानी JTA या टर्मिनल्स का निर्माण विनियमन 2025 प्रस्तुत किए गए। इंडिया फिलैंथ्रोपी रिपोर्ट 2025 में भारत के सामाजिक क्षेत्र संबंधी वित्त पोषण के रुझान को उजागर किया गया। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और पहली मुख्य खबर की ओर बढ़ते हैं। विश्व बैंक ने एक पीढ़ी में उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था बनना यानी बिकमिंग अ हाई इनकम इकोनॉमी इन अ जनरेशन शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत को 2047 तक उच्च आय वाला देश यानी HIC बनने के लिए अगले 22 वर्षों में औसतन 7.8% की दर से विकास करना होगा। भारत 2007 से 2008 में निम्न मध्यम आय वाला देश यानी LMIC बन गया था। उल्लेखनीय है कि भारत वर्तमान में 2032 तक उच्च मध्यम आय वाला देश यानी UMIC बनने की राह पर है। आइए सबसे पहले 2047 तक उच्च आय वाले देशों यानी HIC के समूह में शामिल होने की राह में मौजूद प्रमुख चुनौतियां जान लेते हैं। इसके तहत मंद संरचनात्मक परिवर्तन की बात करें तो आर्थिक सर्वेक्षण 2023 से 24 के अनुसार भारत में कार्यबल का 45% हिस्सा कृषि क्षेत्र में नियोजित है। इसके अलावा पारंपरिक बाजार आधारित सेवाएं और निर्माण कार्य मिलकर लगभग 30% का योगदान देते हैं। वहीं इसके विपरीत कुल रोजगार में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 11% है और आधुनिक बाजार सेवाओं की हिस्सेदारी केवल 7% है। दूसरा कारण है निजी निवेश में गिरावट। 1990 के दशक के सुधारों के बाद देश में निजी निवेश में वृद्धि हुई, लेकिन 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद से सकल घरेलू उत्पाद के हिस्से के रूप में इसमें गिरावट देखी गई है। और आखिर में है जनसांख्यिकीय लाभांश का कम उपयोग। वर्ष 2000 से 2019 के दौरान कार्यशील आयु वर्ग की आबादी में 37.4% की वृद्धि हुई थी, लेकिन रोजगार में केवल 15.7% की वृद्धि हुई थी। आपको बता दें कि इस अवधि के दौरान श्रम बल भागीदारी दर 58% से घटकर 49% हो गई, जो कि मध्यम आय वाले देशों के मानकों से कम है। इसी के साथ आइए समृद्धि को बढ़ावा देने हेतु अपनाई जाने वाली मुख्य रणनीतियां भी जान लेते हैं। इसमें सबसे पहला है निवेश को बढ़ावा देना। बेहतर वित्तीय विनियमनों द्वारा MSME क्षेत्र को आसानी से ऋण उपलब्ध कराकर और सरलीकृत FDI नीतियों के माध्यम से 2035 तक निवेश को GDP के 33.5% से बढ़ाकर 40% करना होगा। दूसरा है रोजगार उत्पन्न करना। एग्रो प्रोसेसिंग, विनिर्माण, परिवहन और केयर इकोनॉमी जैसे रोजगार समृद्ध क्षेत्रों में निजी निवेश को प्रोत्साहित करना चाहिए। इनके अलावा संतुलित क्षेत्रीय विकास पर फोकस करना चाहिए। कम विकसित राज्य मूलभूत आवश्यकताओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा एवं अवसंरचनाओं के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि विकसित राज्य अगली पीढ़ी के सुधारों को आगे बढ़ाते हैं। इसकी वैश्विक अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी की बात करें तो यह 2000 में 1.6% से बढ़कर 2023 में 3.4% हो गई है। आपको बता दें कि 2047 तक उच्च आय वाले देश का दर्जा प्राप्त करने के लिए प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय यानी GNI को वर्तमान स्तर से 8 गुना बढ़ाना होगा। चलिए अगली खबर पर बढ़ने से पहले पिछले 2 दशकों में भारत की आर्थिक समृद्धि भी जान लेते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था के आकार में 4 गुना वृद्धि, प्रति व्यक्ति GDP में 3 गुना वृद्धि तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था हिस्सेदारी में 2 गुना वृद्धि हुई है। इसी के साथ इसमें विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और चरम निर्धनता में उल्लेखनीय कमी और बेहतर अवसंरचना भी शामिल है। आपको बता दें कि महामारी से पहले GDP की औसत वार्षिक वृद्धि दर 6.7% थी। चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। सरकार की प्रमुख योजना के अंतर्गत 10,000 किसान उत्पादक संगठनों FPOs का गठन किया गया। इन FPOs का गठन एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना के तहत किया गया है। इस योजना को 29 फरवरी 2020 को लॉन्च किया गया था। इस योजना का नाम 10,000 नए FPOs के गठन और संवर्धन की योजना है।
आइए सबसे पहले 10,000 नए एफपीओज के गठन और संवर्धन की योजना के बारे में जान लेते हैं। इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत शुरू किया गया है। इसमें आकांक्षी जिलों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इन जिलों के प्रत्येक ब्लॉक में एक जिला एक उत्पाद यानी कि ODOP क्लस्टर मॉडल के साथ कम से कम एक एफपीओ का गठन सुनिश्चित किया गया है। इसके अलावा इसमें आरंभिक समर्थन प्रदान किया जाएगा। प्रत्येक गठित नए एफपीओज को 5 वर्ष की अवधि के लिए सहायता प्रदान की जाती रहेगी और अंत में यह योजना एफपीओज की संस्थागत ऋण तक पहुंच सुनिश्चित करेगी। इसके लिए पात्र ऋणदाता संस्थानों को प्रति एफपीओ 2 करोड़ रुपए तक के परियोजना ऋण की गारंटी सुविधा प्रदान की जाएगी। योजना के प्रमुख लाभ की बात करें तो बाजार संबंधी लाभ के तहत संयुक्त भंडारण और मूल्य संवर्धन सुविधाओं के माध्यम से फसल की कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। वित्तीय लाभ के तहत बेहतर मूल्य प्राप्ति और आर्थिक दबाव में फसलों की बिक्री को कम करने में मदद मिलती है। तकनीक और ज्ञान तक पहुंच के लाभ देखें तो इससे आधुनिक तकनीक एवं विस्तार सेवाओं आदि तक आसानी से पहुंच सुनिश्चित होगी। साथ ही संचार में आसानी को समझें तो यह योजना मूल्य में होने वाले उतार चढ़ाव की सूचना, बाजार के रुझान और सलाहकारी सेवाओं में मदद करती है। चलिए योजना के तहत शुरू की गई पहले भी जान लेते हैं। पहला है एफपीओज के लिए ऋण गारंटी निधि। इसके तहत एफपीओज को ऋण प्रदान करने के लिए वित्तीय संस्थानों को ऋण गारंटी कवर प्रदान किया जाता है। दूसरा है ONDC प्लेटफॉर्म। 5,000 एफपीओज अब ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC में शामिल हो चुके हैं। तीसरा है 10,000 एफपीओज को कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि CSCs में परिवर्तित करना। इसके तहत डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान की जाती हैं। खबर के अंत में एफपीओज के बारे में समझ लेते हैं। एफपीओ एक प्रकार के उत्पादक संगठन PO है जिसके सदस्य आमतौर पर किसान होते हैं। उत्पादक संगठन यानी POs प्राथमिक उत्पादकों जैसे किसान, दूध उत्पादक, कारीगर आदि द्वारा गठित एक कानूनी इकाई है। इसका उद्देश्य कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के उत्पादन और विपणन में पैमाने की अर्थव्यवस्था के माध्यम से सामूहिक लाभ उठाना है। इसके पंजीकरण को देखें तो एफपीओ किसानों और उत्पादकों का समूह होते हैं जो कंपनी अधिनियम के भाग 9A या संबंधित राज्यों के सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत होते हैं। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। भारत EU व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद यानी TTC की दूसरी बैठक भारत में संपन्न हुई। भारत EU TTC की स्थापना 2022 में हुई थी। यह भारत और यूरोपीय संघ यानी EU के बीच एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय मंच है। इसका उद्देश्य व्यापार, विश्वसनीय तकनीक और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों का समाधान करना है। आपको बता दें कि इस परिषद के तहत 3 कार्य समूह बनाए गए हैं, जिनमें पहला है रणनीतिक प्रौद्योगिकियां, डिजिटल गवर्नेंस और डिजिटल कनेक्टिविटी। दूसरा स्वच्छ एवं हरित प्रौद्योगिकियां तथा तीसरा है व्यापार, निवेश और लचीली मूल्य श्रृंखलाएं। चलिए इस बैठक के मुख्य निष्कर्षों पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले रणनीतिक प्रौद्योगिकियां, डिजिटल गवर्नेंस और डिजिटल कनेक्टिविटी देखें तो AI, सेमीकंडक्टर्स, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और 6G को मानव केंद्रित तरीके से विकसित करने पर सहमति बनी तथा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी DPI को इंटरऑपरेबल बनाने और यूरोपीय AI कार्यालय व भारत AI मिशन के बीच सहयोग को मजबूत करने पर सहमति बनी। दूसरा है हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियां, जिसमें होराइजन यूरोप प्रोग्राम के तहत 60 मिलियन यूरो के संयुक्त निवेश के साथ समन्वित अनुसंधान शुरू करने की घोषणा की गई है। आपको बता दें कि होराइजन यूरोप यूरोपीय संघ यानी EU का प्रमुख अनुसंधान और नवाचार वित्त पोषण प्रोग्राम है। और तीसरा व्यापार, निवेश और लचीली मूल्य श्रृंखलाएं, जिसके अनुसार 2025 तक भारत EU मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA पूरा करने पर सहमति बनी। इसके अलावा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI की जांच करने के मामले में सर्वोत्तम पद्धतियों का आदान प्रदान की भी सहमति प्रकट की गई है। इसी के साथ यूरोपीय संघ के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यानी CBAM सहित व्यापार और डीकार्बोनाइजेशन पर चर्चा की गई और भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे यानी IMEEC के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई गई। आपको बता दें कि भारत और EU दोनों बड़ी लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्थाएं हैं और खुले बाजार, सुरक्षा, समृद्धि तथा संधारणीय विकास जैसे साझा मूल्यों को प्राथमिकता देते हैं। इसलिए बहुध्रुवीय विश्व में यह साझेदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है।
भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार संबंधों का विस्तार हुआ है और इसको समझने के लिए आइए भारत ईयू के बढ़ते व्यापारिक संबंध जान लेते हैं। ईयू भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, जबकि इस संबंध में भारत ईयू के लिए 9वें स्थान पर है। आपको बता दें कि 2023 में द्विपक्षीय व्यापार 113.3 बिलियन यूरो तक पहुंच गया था। भारत को 16.5 बिलियन यूरो का व्यापार अधिशेष हुआ था। भारत से ईयू को निर्यात एमटीसी फॉर्म अर्थात मशीनरी, परिवहन, रसायन में होता है। वहीं ईयू से भारत को निर्यात एमएई यानी मशीनरी, विमान, विद्युत उपकरण के फॉर्म में होता है। चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। आदित्य L1 के पेलोड ने सोलर फ्लेयर कर्नेल की पहली तस्वीर ली। आदित्य L1 के सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप पेलोड ने X6.3 श्रेणी की सोलर फ्लेयर का अवलोकन किया है। X6.3 सौर विस्फोटों की सबसे प्रबल श्रेणियों में से एक है। आइए जानते हैं कि आदित्य L1 सोलर फ्लेयर का अध्ययन कैसे करता है। सौर फ्लेयर के दौरान सूर्य का वह विशेष क्षेत्र जहां फ्लेयर उत्पन्न होते हैं अल्ट्रावायलेट और एक्सरे में अधिक प्रज्वलित हो जाता है। उस दौरान आदित्य L1 में लगे सूट, सोलेक्सिस और HEL1OS जैसे उपकरण प्रज्वलन वाले इन क्षेत्रों का अध्ययन कर सकते हैं। सूट के 2 कार्य होते हैं: सौर प्रकाश मंडल यानी सोलर फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर की नियर अल्ट्रावायलेट तरंग दैर्ध्य में तस्वीर लेना तथा अल्ट्रावायलेट विकिरण में बदलाव को मापना। सोलेक्सिस और HEL1OS उपकरण सूर्य से एक्सरे के उत्सर्जन का अध्ययन करते हैं। आइए आदित्य L1 मिशन के बारे में जान लेते हैं। इसे सितंबर 2023 में लॉन्च किया गया था। यह सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन है। अंतरिक्ष यान की अवस्थिति की बात करें तो इसे सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज पॉइंट 1 यानी L1 के चारों ओर प्रभामंडल कक्षा यानी हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया गया है। लैग्रेंज पॉइंट्स पर 2 विशाल द्रव्यमान वाले पिंडों का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव और किसी छोटे पिंड को उनके साथ साथ घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीपेटल फोर्स दोनों बराबर होते हैं। इस प्रकार यहाँ पर स्थापित अंतरिक्ष यान अपने नियत बिंदु पर बने रहते हैं। इस मिशन के उद्देश्य में सूर्य के ऊपरी वायुमंडल यानी क्रोमोस्फीयर और कोरोना की गतिशीलता का अध्ययन करना, क्रोमोस्फीयर और कोरोनल हीटिंग का अध्ययन करना और कोरोनल मास इजेक्शन का विश्लेषण करना शामिल है। आदित्य L1 के पेलोड्स की बात करें तो इस मिशन के कुल 7 पेलोड्स हैं। इनमें पहला है रिमोट सेंसिंग पेलोड्स। इसमें विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ यानी VELC, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप यानी सूट, सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर यानी सोलेक्सिस तथा हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर यानी HEL1OS शामिल है। दूसरा है इन सिटू पर्यवेक्षण पेलोड्स। इसमें आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट यानी ASPEX, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज ऑफ आदित्य यानी PAPA, एडवांस्ड ट्राई एक्सियल हाई रिजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर आदि शामिल हैं। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि सोलर फ्लेयर क्या होते हैं। ये सूर्य के वायुमंडल से प्रकाश या विकिरण और उच्च ऊर्जा वाले आवेशित कणों के रूप में सौर ऊर्जा का अचानक एवं प्रबल विस्फोट होते हैं। इनके प्रकार की बात करें तो सोलर फ्लेयर को उनकी प्रबलता के आधार पर 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। ये श्रेणियां A, B, C, M और X हैं। इनमें से प्रत्येक श्रेणी ऊर्जा उत्पादन में अपने पहले की श्रेणी से 10 गुना वृद्धि दर्शाती है। पृथ्वी पर इसके प्रभाव देखें तो ये रेडियो ब्लैकआउट का कारण बन सकते हैं। सैटेलाइट्स, संचार प्रणालियों, पृथ्वी पर स्थित प्रौद्योगिकियों और विद्युत ग्रिड को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अंतरिक्ष यात्रियों के समक्ष भी खतरा पैदा कर सकते हैं। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग यानी जेटीज या टर्मिनल्स का निर्माण विनियमन 2025 प्रस्तुत किए गए। ये विनियमन भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण यानी IWEI ने तैयार किए हैं। इनका उद्देश्य अंतर्देशीय जलमार्गों के लिए निजी निवेश को आकर्षित करना है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण जलमार्गों के विकास के लिए एक नोडल एजेंसी है। यह एजेंसी पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। चलिए सबसे पहले मुख्य विनियमनों पर एक नजर डाल लेते हैं। इसके कार्य क्षेत्र की बात करें तो विनियमनों में मौजूदा और नए दोनों तरह के टर्मिनल्स को कवर किया गया है, चाहे वे स्थायी हो या अस्थायी। अस्थायी टर्मिनल्स की अवधि 5 साल होगी, जिसे जरूरत पड़ने पर बढ़ाया जा सकता है।
दूसरा, अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी। कोई भी कंपनी या संस्था, सरकारी या निजी, जो राष्ट्रीय जलमार्ग पर टर्मिनल बनाना या संचालित करना चाहती है, उसे प्राधिकरण यानी IWAI से एनओसी लेनी होगी। इसी के साथ टर्मिनल डेवलपर और ऑपरेटर की जिम्मेदारियां देखें तो जो भी कंपनी टर्मिनल बनाएगी या संचालित करेगी, उसे तकनीकी डिजाइन और निर्माण का ध्यान रखना होगा। यह उसके बिजनेस प्लान के अनुसार होना चाहिए तथा वहां लोगों को पर्याप्त पहुंच भी मिलनी चाहिए। और आखिर में है टर्मिनल के उपयोग के लिए डिजिटल पोर्टल। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए दक्षता, पारदर्शिता और पहुंच बढ़ाने हेतु प्राधिकरण द्वारा एक पोर्टल विकसित किया जाएगा। इसी के साथ अंतर्देशीय जलमार्गों को बढ़ावा देने के लिए अन्य प्रमुख पहलें भी जान लेते हैं। पहली पहल है राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016। इस कानून के तहत अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। दूसरी पहल है जलवाहक योजना। इस योजना के तहत राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गंगा, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र और राष्ट्रीय जलमार्ग 16 बराक के जरिए कार्गो परिवहन पर 35% तक खर्च की प्रतिपूर्ति मिलती है। ये भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के अंतर्गत आते हैं। और आखिर में है अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद यानी IWDC। यह IWAI द्वारा संचालित एक उच्च स्तरीय नीतिगत मंच है। इसका उद्देश्य अंतर्देशीय जलमार्गों को विकसित करना और बढ़ावा देना है। अब यह जानना भी महत्वपूर्ण होगा कि अंतर्देशीय जलमार्गों का महत्व क्या है। तीव्र और बिना रुकावट के विकास की बात करें तो सड़क और रेलवे के विपरीत जलमार्गों के लिए भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं होती है, जिससे देरी और लागत में वृद्धि से बचा जा सकता है। इसके अलावा लागत प्रभावी परिवहन की बात करें तो जलमार्ग अन्य परिवहन साधनों की तुलना में सस्ता होता है, जिससे लॉजिस्टिक्स लागत कम होती है। आपको बता दें कि राइट्स के अध्ययन के अनुसार 1 लीटर ईंधन द्वारा कार्गो परिवहन क्षमता सड़क मार्ग से 24 टन प्रति किलोमीटर है, वहीं रेल मार्ग से 95 टन प्रति किलोमीटर तथा अंतर्देशीय जलमार्ग से 215 टन प्रति किलोमीटर। आइए अगली खबर पर बढ़ने से पहले कार्गो यातायात में हुई तीव्र वृद्धि पर एक नजर डाल लेते हैं। पिछले एक दशक में कार्गो यातायात 22.1% चक्र वृद्धि वार्षिक वृद्धि दर यानी CAGR से बढ़ा है। कार्गो परिवहन 2013-14 में 18.07 MMT से बढ़कर 2023-24 में 133 MMT तक पहुंच गया। इसी के साथ माल ढुलाई की हिस्सेदारी 2% से बढ़ाकर 5% करने का लक्ष्य है, जिसके तहत 2030 तक 200 से ज्यादा MMT यानी समुद्री भारत विजन तथा 247 तक 500 से ज्यादा MMT यानी समुद्री अमृतकाल विजन का लक्ष्य है। चलिए बढ़ते हैं आज की अंतिम मुख्य खबर की ओर। इंडिया फिलैंथ्रोपी रिपोर्ट 2025 में भारत के सामाजिक क्षेत्र संबंधी वित्त पोषण के रुझान को उजागर किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में सामाजिक क्षेत्र पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों के योगदान को मिलाकर वार्षिक रूप से GDP का 6 से 7% खर्च किया जाता है। आइए इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। भारत के सामाजिक क्षेत्र का वित्त पोषण यह पिछले 5 वर्षों में 13% CAGR के साथ वित्त वर्ष 2024 में लगभग 25 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। साथ ही वित्त वर्ष 2029 तक इसके 45 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। इस वृद्धि के पीछे उभरती अर्थव्यवस्था, प्रवासी भारतीय और संरचनात्मक सुधारों का योगदान है। मुख्य चिंताएं देखें तो पहला है निजी क्षेत्र का कम योगदान। यह कुल व्यय का केवल 5% तक है। निजी क्षेत्र का योगदान मुख्य रूप से हाई नेटवर्थ वाले व्यक्तियों की पारिवारिक दान और कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR फंड से आता है। उदाहरण के लिए राधा गोयनका द्वारा हेरिटेज प्रोजेक्ट, गोदरेज इंडस्ट्रीज द्वारा प्राइड फंड। दूसरा है वित्त पोषण की कमी। भारत के सामाजिक क्षेत्र में वित्त पोषण प्रवाह 2023-24 के लिए नीति आयोग की सिफारिश से लगभग 14 लाख करोड़ रुपए कम रहा है। नीति आयोग ने सामाजिक क्षेत्र के वित्त पोषण को GDP का 13% करने की सिफारिश की है। आइए भारत में विकास के साधन के रूप में लोकोपकार यानी फिलैंथ्रोपी का महत्व समझते हैं। पहला है वित्त पोषण में कमी को पूरा करना। यह सरकारों द्वारा दी जाने वाली महत्वपूर्ण बजटीय सहायता को अतिरिक्त समर्थन प्रदान करता है। दूसरा है विकास संबंधी समस्याओं को हल करना। इससे गरीबी उन्मूलन और शिक्षा एवं स्वास्थ्य देखभाल की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ग्रामीण सार्वजनिक शिक्षा में सुधार हेतु काम करता है। तीसरा है नवाचार को बढ़ावा देना।
इससे डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम या स्वास्थ्य देखभाल सेवा स्टार्टअप जैसी तकनीक संचालित पहलों को समर्थन प्रदान किया जा सकता है। उदाहरण के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन स्वच्छ भारत मिशन के साथ स्वच्छता संबंधी नवाचारों को समर्थन प्रदान करता है। निजी क्षेत्र द्वारा सामाजिक क्षेत्र हेतु वित्त पोषण को बढ़ावा देने वाली प्रमुख पहलें देखें तो पहला है कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR। कंपनी अधिनियम 2013 के तहत कंपनियों को अपने औसत निवल लाभ का 2% CSR गतिविधियों के लिए आवंटित करना अनिवार्य है। दूसरा है इंडिया फिलैंथरोपी अलायंस यानी IPA। यह भारत के विकास एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए अग्रणी गैर लाभकारी संगठनों का एक नेटवर्क है। अंत में भारत में सोशल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि SSE यह एक विशेष प्लेटफॉर्म है जहां सामाजिक उद्यम शेयर बाजार से पूंजी जुटा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की तरफ। आज हम बात करेंगे चंद्रशेखर वेंकट रमन जी के बारे में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस उनके द्वारा की गई रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। रमन प्रभाव की बात करें तो जब प्रकाश किसी पदार्थ से टकराता है तो वह उसके अणुओं के साथ संपर्क करके ऊर्जा का आदान प्रदान करता है। इस प्रक्रिया के कारण कुछ बिखरा हुआ प्रकाश अपनी तरंग दैर्घ्य और रंग बदल लेता है। उदाहरण के लिए समुद्र का नीला रंग इसलिए दिखाई देता है क्योंकि सूर्य का प्रकाश जल के कणों से टकराकर बिखर जाता है। आसमान का नीला रंग इसलिए दिखता है क्योंकि सूर्य का प्रकाश हवा के कणों से टकराकर बिखरता है। आइए CV रमन जी के बारे में जानते हैं। इनका जन्म तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में हुआ था। इन्होंने इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स, इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज आदि की स्थापना की थी। इन्हें 1929 में नाइटहुड, 1930 में भौतिक में नोबेल पुरस्कार जो रमन प्रभाव के लिए था और फिर 1954 में भारत रत्न मिला था। हम इनसे वैज्ञानिक दृढ़ता, साहस, उत्कृष्टता, जिज्ञासा आदि जैसे मूल्य सीख सकते हैं। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। देश के सबसे पुराने वैज्ञानिक संगठनों में से एक भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI का 175वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। इसे 1851 में सर थॉमस ओल्डम द्वारा स्थापित किया गया था। भारत और जापान ने $75 अरब के द्विपक्षीय करेंसी स्वैप समझौते को नवीनीकृत किया है। आपको बता दें कि द्विपक्षीय स्वैप एग्रीमेंट यानी BSA दो केंद्रीय बैंकों के बीच एक समझौता है। कथित रूप से भ्रामक और अपूर्ण जानकारी देने के आधार पर विदेश मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव यानी प्रिविलेज मोशन पेश किया गया। उत्तराखंड के चमोली जिले के माणा गांव के पास हिमस्खलन के बाद बर्फ के नीचे फंसे BRO श्रमिकों को सुरक्षित निकाला गया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को HIV यानी मानव इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस और एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम रोगियों के लिए ART दवाओं की निविदा और खरीद में पारदर्शिता के मुद्दों को हल करने का आदेश दिया। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ने देश की प्रकृति और परंपरा की रक्षा में बंजारा समुदाय की भूमिका की प्रशंसा की। बंजारा ऐतिहासिक रूप से बहुधार्मिक व बहुभाषी घुमंतु व्यापारिक जाति है। इनकी उत्पत्ति मेवाड़ क्षेत्र राजस्थान से मानी जाती है। दुनिया की सबसे बड़ी और पुरानी उद्देश्यपूर्ण कम्युनिटी ओरोविले ने हाल ही में अपनी 57वीं वर्षगांठ मनाई। आपको बता दें कि ओरोविले टाउनशिप तमिलनाडु में पुडुचेरी के पास स्थित है। पबमेड डेटा के अनुसार पिछले एक दशक में गिलोय से जुड़े अनुसंधान में 376.5% की वृद्धि हुई है। यह तथ्य चिकित्सा में गिलोय के प्रति बढ़ती वैश्विक रुचि को दर्शाता है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारी स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर।
हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।